गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। आइसोथर्मल प्रोसेस क्वेश्चंस दिए थे मैंने, डीपीपी हो गई आइसोथर्मल की, और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू। हाँ जी, बताइए। डीपीपी 5, डीपीपी 6। सॉरी सर, आज का होमवर्क नहीं कर पाया, शौर्य ओझा जी का कहना है। तरु, डीपीपी 5 लास्ट क्वेश्चन, क्या हुआ? देखो अच्छी तरह से बेटा, सॉल्यूशन देखो, बहुत बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन बताया हुआ है। डीपीपी 5 कंप्लीटेड इन 22 मिनट्स एंड डीपीपी 6 15 मिनट्स, बहुत ही 98% एक्यूरेसी। 98% कैसे निकाला मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर कितने हैं, क्वेश्चन 10 11 है, तो फिर तो या तो एक्यूरेसी 90 होगी 100। फाइल आज का होमवर्क नहीं हो पाया बेटा, होमवर्क साथ साथ में करो, होमवर्क नहीं छोड़ना है। होमवर्क छोड़ने से आगे की समझने में प्रॉब्लम होती है, तो होमवर्क हमेशा ध्यान रखो। कीर्तन बेटा, जिस क्वेश्चन की बात करो उस पर करो, ऐसा हवा में नहीं। डीपीपी कंप्लीटेड बट थोड़ी दिक्कत हुई, आधी डीपीपी हो गई, डीपीपी 6 पेंडिंग, आएंगे इक्विलिब्रियम बैकलॉग स्टिल ऑन द वे टू क्लियर। बेटा टोनी, जल्दी से करो होमवर्क, बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं, देखो होमवर्क सीधी सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। होमवर्क अगर देखोगे तो क्या है, ठीक है, आज अभी 2 डीपीपी दी, उससे पहले डीपीपी एक दे रहा था, तो होमवर्क इतना नहीं था। और ये डीपीपी में भी देखो क्या होता है ना, एक जैसे एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आइसोथर्मल है, तो वो ऐसा नहीं कि बार बार नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, फ्लो में अगर जाओगे तो जल्दी से होंगे क्वेश्चन भी। शुभम को फीवर हो रहा है। क्रिश सर सॉरी सर, आज ही पहले लेक्चर है ना, आज का होमवर्क भी कर लूंगा। सुबह 5 बजे उठ के होमवर्क करा, सोया तक नहीं आज मैं। अक्षत का कहना है बहुत बड़े बेटा, यही 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 जो हर मतलब कह सकते हो ना कि अपनी एफर्ट्स है, वही तुम्हें आईआईटी तक लेके जाएगी बेटा। आईआईटी तक जाना है तो कुछ बहुत अलग से करना पड़ता है, जैसा तुम कह रहे हो ना, सुबह 5 बजे उठाऊँ, अभी तक नहीं सोया हूँ ठीक से आज। अगर आईआईटी में जाना है तो ऐसे बहुत सारे पागलपन, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज तुम्हें करनी होगी जो तुम्हें लगता होगा कि ये तो पहले कभी नहीं की मैंने, आज ये पहली बार कर रहा हूँ, हर तब जाके आप आईआईटी में पहुंचोगे। यानी खुद को एक फील आना चाहिए, अरे यार ये तो मैंने किया, ये किसी और ने शायद ही किया होगा, ये मैंने भी पहली बार किया। ये ऐसी ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, तब जाके तुम उस आईआईटी के अंदर पहुंचोगे, ध्यान रखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर ठीक है हो गया, मैं तो ऐसे ही कर लिया था, तो नहीं पहुंचोगे, तुम्हें कुछ अलग से फील आना चाहिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट की कंक्लूजन से और मुझे ड्रॉ करना है, तो याद करो मैंने ये कंक्लूजन, ये जो क्वेश्चन थे इसी की हम बात कर रहे थे, इसी से रिलेटेड मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे कि रिवर्सिबल में वर्क डन जो है एक्सपांशन में ज्यादा होता है, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है, उसे मैंने ये बताया। ये कंक्लूजन ड्रॉ किए, ध्यान रखना, ये हर जगह वैलिड है। फिर हमने ये भी बताया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को एक साथ वापस आप ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। रिवर्सिबल में जब आप उसको रिवर्स करते हो तो सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग्स भी रिवर्स हो जाती है, वापस दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक लास्ट पॉइंट और है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, पहले समझा देता हूँ फिफ्थ पॉइंट क्या। देखिए जो क्वेश्चन हमने किया था, कोई सा भी एक पार्ट लीजिए, तो एक्सपांशन का या कंप्रेशन का, जैसे एक्सपांशन का पार्ट है 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, टेंपरेचर 300 केल्विन, मोल्स थे 1 इनिशियली, हमने इसको दो तरह से एक्सपेंड किया, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। रिवर्सिबल में भी हमने धीरे धीरे स्लोली करते हुए फाइनली प्रेशर 1 ला दिया, इसमें सडनली प्रेशर 1 आ गया, राइट। हाँ, लेकिन टेंपरेचर तो कांस्टेंट है, 300 मोल्स कांस्टेंट है 1 और 1। तो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि क्या आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम रिवर्सिबली करें और इरिवर्सिबली करें, दोनों में फाइनल प्रेशर सेम है, दोनों में फाइनल प्रेशर सेम है, तो क्या दोनों का फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा? क्या फाइनल वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है, क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम सेम होगा? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया पायल, यही चाहिए जिद। बताओ जी, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं। बिल्कुल भैया बराबर होगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर हम देखें तो प्रेशर सेम है, टेंपरेचर सेम है, मोल सेम है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर आप लगाओगे तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगा। यानी रिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। इसको हम ऐसे पुट करते हैं, इसको मैं ऐसे पुट करता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस चाहे आप रिवर्सिबली करो या इरिवर्सिबली करो, अप टू सेम फाइनल प्रेशर, अगर फाइनल प्रेशर सेम है, इनिशियल स्टेट सेम है, तो फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा, मतलब फाइनल स्टेट भी सेम होगी। अब आपको लग रहा है सर होनी चाहिए, इसमें क्या नया है? मैं आपको बताऊं इसमें नया क्या होगा। जब इसी तरह की बात हम एडियाबेटिक प्रोसेस में करेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। एडियाबेटिक में फाइनल वॉल्यूम अलग होगा, क्यों अलग होगा वो वहां पर बताऊंगा मैं, लेकिन फिफ्थ पॉइंट यहां पर लिख दीजिए, जिसके यूज कहां होगा वो भी मैं बता दूं। इसका यूज इस तरह से होगा, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस चाहे रिवर्सिबली करो चाहे इरिवर्सिबली करो, जो फाइनल स्टेट है यानी एंड स्टेट जो है वो सेम होगी, यानी दोनों कर्व एक ही जगह जाके एंड करेंगे अगर प्रोसेस आप आइसोथर्मल कर रहे हो तो लिखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अप एट द सेम फाइनल स्टेट if carried out against same final pressure from same initial state, from same initial state। अर्पित जाका कहना से सारा होमवर्क साथ साथ लाइव करूंगा आपसे, बैकलॉग कंप्लीट, बहुत बढ़िया बेटा। देखो जरूरी नहीं कि 100% होमवर्क कंप्लीट हो, ये मैं आपको बता दूं। इसमें ऐसा भी कर सकते हो, किसी ने लगता है होमवर्क बहुत ज्यादा है, मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी क्लासेस ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक का 0 कर दो, किसी एक का 100% कर दो। आप उसमें थोड़ा चेंज करो, यानी आपके अकॉर्डिंग लग रहा है चलो एक काम करते हैं 50% क्वेश्चन करते हैं, कभी ऐसा कर सकते हो 70% कर सकते हो, तो एक रूल फॉलो कर लो जिससे लगे कि हाँ यार ये मेरा 70% होमवर्क तो हर सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा होता है उससे रिलेटेड कुछ तो होमवर्क हमें करना चाहिए। उससे फायदा क्या मिलता है, जो चैप्टर में पढ़ा जस्ट आप होमवर्क करते हो, चैप्टर लेक्चर देखने के बाद, तो होमवर्क करने में टाइम कम लगता है। दूसरा लेक्चर में कुछ बातें कम समझ में आई, होमवर्क करते हुए वो ज्यादा समझ में आ जाती है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टाइम बचाते हैं आपका। अब यही होमवर्क आप 5 दिन बाद कर लोगे तो वो जो लेक्चर पढ़ा था तो भूल गए भाई, हमें कुछ भी नहीं याद उसमें क्या पढ़ा था। अब क्या होता है, वो होमवर्क करने बैठोगे, होमवर्क नहीं होगा, टेंशन होगी, फिर लेक्चर देखेंगे, फिर उसमें और अलग से टाइम जाएगा, तो ये जो काम 1 घंटे का होना होता है वो 3 घंटे तक शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब आपको लग रहा है सर इतनी लेक्चर चल रहे हैं, मैं एक साथ कैसे होमवर्क करूं, टाइम नहीं मिलता, एक तो मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करो, दूसरा ध्यान रखो जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है कुछ कर दो। मान लो मैंने 20 क्वेश्चन दिए, 15 कर लो, 15 कौन से करो, छोड़ते जाओ, 2 में से 1 करो, इस तरह से 50% कर लो, फिर लगे यार ये अच्छा है 2 और कर लो, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, तो पॉइंट
पॉइंट लिखिए आपने, फाइनल स्टेट सेम होगी, यानी रिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसको यूज कहां करेंगे वो देखते हैं। तो ये 5 कंक्लूजन ध्यान रखना, कितने कंक्लूजन मैंने लिखा है 5, अच्छी तरह से ये पांचों पॉइंट याद होने चाहिए, ध्यान रखना। इवन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन हमने किए ना एक्सपेंशन कंप्रेशन का, क्वेश्चन के डेटा भी आपको याद हो जाना चाहिए। इतने नोट्स को पढ़ो, यहां से आपने दो क्वेश्चन करवाए थे, एक्सपेंशन का कंप्रेशन का। एक्सपेंशन में 10 से 1 एटमॉस्फेयर, कंप्रेशन में 1 से 10 एटमॉस्फेयर। वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल में आया था 690 आर, इरिवर्सिबल में लेकिन अलग अलग आया था, एक जगह 270 आया था, एक जगह 2700 आया था। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, यानी इस तरह से रिवीजन होना चाहिए ताकि उससे क्या होता है, अच्छा यार यहाँ ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना। 2.303 लेना, याद रखना। ये छोटी छोटी गलतियां जो है वो दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट लेते हैं एक्सपेंशन, फिर मैं लूंगा कंप्रेशन। तो लिख दीजिए जो सामने दिख रहा है फटाफट जल्दी से। एक्सपेंशन में भी दो केसेस आएंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। कंप्रेशन में भी दो केसेस आएंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर? तो पहले हम बात करें एक्सपेंशन में, और उसमें भी पहले बात करेंगे रिवर्सिबल। तो ये आ जाता है यहाँ पर रिवर्सिबल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। रोशन कुमार ने पूछा क्या ये 5 पॉइंट रियल केस के लिए भी लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे बेटा, रियल केस के लिए भी लगेंगे। हाँ लेकिन रियल केस में एक इशू, हाँ लगेंगे, रियल केस के लिए भी लगेंगे। तो अब देखिए पीवी क्वेश्चन आरटी, पीवी क्वेश्चन आरटी, और हम कर्व किसके बीच में प्लॉट करें? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो एनआरटी टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो एनआरटी कांस्टेंट है, यानी पीवी कांस्टेंट और पीवी, यानी ये एक हो गया आपका वाई, एक हो गया एक्स। तो वाई एक्स कांस्टेंट मतलब कर्व कैसा होगा? हाइपरबोला। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप पी वर्सेस वी का कर्व प्लॉट कर रहे हो, पी वर्सेस वी का कर्व प्लॉट कर रहे हो, तो वो एक हाइपरबोला कर्व आएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। अब बात आती है इसका वर्क डन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखिए किसी भी कर्व में एरिया क्या होता है, अगर आप y वर्सेस x का कर्व प्लॉट करें, y वर्सेस x, तो एरिया इज नथिंग बट y dx। हाँ या ना? एरिया का फॉर्मूला ये होता है y dx। हमारे केस में y क्या है? प्रेशर। x क्या है? वॉल्यूम। यानी ये एक तरह से क्या हो गया? y dx, जो कि क्या हो गया? एरिया। और यानी pdv, और ये pdv ही क्या हो गया? वर्क डन। वर्क डन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर केवल साइन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि पीवी डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होगा, दिस एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा, ध्यान रखना पीवी डायग्राम होना चाहिए, तो दैट इज पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो है वर्क डन के बराबर हो जाएगा। जिसका एरिया ज्यादा है उसका वर्क डन भी ज्यादा है। कैसा है वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब बात आती है, सही तो चलो रिवर्सिबल में एरिया अंडर द कर्व बता दिया, हम ए से बी जा रहे हैं, मान लो ये 10 एटमॉस्फेयर है, यू मान लो जो क्वेश्चन हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग ये 10 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये एरिया अंडर द कर्व वर्क डन हो जाएगा। बट अगर इरिवर्सिबल जा रहे हैं तो क्या इरिवर्सिबल का भी कर्व ऐसे ही होगा? क्या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का कर्व भी ऐसे ही होगा? क्या इरिवर्सिबल आइडियल गैस है तो आप कह सकते हो हां सर आइडियल गैस है, पीवी को एनआरटी, टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो इरिवर्सिबल का कर्व भी ऐसे ही होगा बिकॉज़ पीवी को एनआरटी से। क्यों? क्योंकि आइडियल केस है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन थ्रू आउट यूज नहीं कर सकते हो। याद करो एक पॉइंट लिखा था इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियली और एट द एंड आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम नहीं है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन भी यूज नहीं हो सकती। मतलब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर मैं आपसे कहूं पी वर्सेस वी का कर्व, तो आप सिंपली ये कह सकते हो देखो सर इनिशियली पॉइंट ए यहां पर था इरिवर्सिबल में, फाइनली यहां पर था, ये तो पता है, बट पाथ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब पिस्टन मूव कर रहा है तो अंदर प्रेशर एक जैसा ही नहीं भाई। कंटेनर में किसी जगह प्रेशर कम है, किसी जगह ज्यादा है, तो कंटेनर में एक जैसा प्रेशर नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप कर्व प्लॉट नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करें? देखिए कर्व तो इरिवर्सिबल का प्लॉट हो ही नहीं सकता, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व प्लॉट नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, जिसका कर्व प्लॉट करके दे दिया वो सब रिवर्सिबल है, वो सब रिवर्सिबल, यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको ग्राफ बना के दे दिया मतलब मान लो रिवर्सिबल है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो अब लेकिन इरिवर्सिबल में वर्क डन को हम अभी भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए हमें पी वर्सेस वी नहीं, पी एक्सटर्नल वर्सेस वी का कर्व प्लॉट करना होगा। तो अब हम वाई एक्सिस पर जो है क्या ले रहे हैं? पी एक्सटर्नल। पहले समझते हैं, देखिए जो क्वेश्चन मैंने किया था उसी को थोड़ा सा सोचो। लेट्स से ये कंटेनर है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, और इनिशियली गैस का प्रेशर भी 10 एटमॉस्फेयर है और बाहर का प्रेशर भी 10 एटमॉस्फेयर। ये देखिए 9 एटमॉस्फेयर का एक ब्लॉक है, ये 1 एटमॉस्फेयर का एक ब्लॉक है। अंदर का प्रेशर भी 10, बाहर का प्रेशर भी 10। अब मैंने क्या किया, इस 9 एटमॉस्फेयर वाले ब्लॉक को हटा दिया साहब, इस वाले ब्लॉक को यहां से हटा दिया। जैसे यहां से हटा पिस्टन मूव कर रहा है, वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया? V2। अब आपको भी पता है जब बाहर का भी प्रेशर 10 था तब तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा था। जैसे आप यानी इनिशियली जब 10 था बाहर का प्रेशर कोई मूवमेंट, लेकिन सडनली जैसे ही आपने ब्लॉक हटाया एक्सटर्नल प्रेशर, ध्यान रखना एक्सटर्नल प्रेशर सडनली डाउन होगा, गिर जाएगा, यानी 10 से 1 हो गया साहब, ये यहां से यहां तक आ गया। और अब पिस्टन मूव करना स्टार्ट करें, पहले प्रेशर कम होगा फिर पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब पिस्टन जब मूव कर रहा है, पिस्टन जब बाहर जा रहा है, बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, कितना? 1 एटमॉस्फेयर। तो अब जब पिस्टन मूव कर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाहर का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। यानी पहले प्रेशर कम हुआ, सडनली कम होगा, जैसे ब्लॉक था प्रेशर 10 से 1, इसलिए वर्टिकल लाइन। अब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, प्रेशर कम होती अब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ये कर्व, यानी ये ए से बी का कर्व होगा। ठीक है, कर्व के साथ, लेकिन ये पीवी नहीं है, ध्यान रखना, पी एक्सटर्नल वर्सेस वी का कर्व है। अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इरिवर्सिबल में याद करो हमने वर्क डन कैसे निकाला था? इरिवर्सिबल में हमने वर्क डन कैसे निकाला था? याद आपको? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, हाँ या ना? तो यहाँ और पी एक्सटर्नल क्या है? जो गैस का फाइनल प्रेशर है, गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा? 1। गैस का फाइनल प्रेशर 1, तो ये पी एक्सटर्नल हो गया 1, तो ये वैल्यू तो हो गई पी एक्सटर्नल 1 और ये V2 माइनस V1, यानी ये प्रोडक्ट जो है A इंटू बी, दिस इज A, दिस इज B, यानी ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो वर्क डन आएगा यहाँ पर वो इस एरिया के बराबर होगा। तो अगर आप पी एक्सटर्नल वर्सेस V का कर्व प्लॉट करते हैं तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी वर्क डन होगा, उसका एरिया अंडर द कर्व भी वर्क डन होगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो P वर्सेस V का कर्व प्लॉट कर दो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन पता करना है तो P वर्सेस V का तो कर ही नहीं सकते, P एक्सटर्नल वर्सेस V का कर्व प्लॉट कर दो, उसका एरिया अंडर द कर्व भी वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें वर्क डन पता चल गया, वर्क डन का आइडिया हमें यहां से लग गया पी इरिवर्सिबल प्रोसेस का। लेकिन अब कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो दोनों कर्व को एक साथ प्लॉट करना होगा। तो अब मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि पहले यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये दो कर्व हमने प्लॉट किए, आप चाहो तो ये कह सकते हो ये रिवर्सिबल का है। इनफैक्ट ए और बी तो वही है, क्योंकि दोनों कर्व स्टार्ट सेम पॉइंट पर हो रहे हैं, और अभी मैंने बताया था एंड भी सेम पॉइंट पर होंगे, एंड पॉइंट भी सेम होगा। तो यहां पर यूं सोचो इस कर्व को और इस कर्व को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना, सुपर इंपोज करेंगे तो ए और बी पॉइंट तो वही है। तो आप ये कर सकते हो, इसको ऐसे दिखेगा आपको, जस्ट अ मिनट, कंप्रेशन जस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं एक साथ कर्व प्लॉट करने तो वो मैं प्लॉट करके बता देता हूँ। रिवर्सिबल का कर्व, ये रिवर्सिबल का कर्व साहब, ये ए से कहाँ जा रहे हैं हम? बी तक। ये ए से कहाँ चले गए? बी तक। ये किसका कर्व प्लॉट किया? रिवर्सिबल का। चाहो तो इसको 10 एटमॉस्फेयर लिख दो, ये प्रेशर कितना लिख दिया हमने? 1 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर हो गया हमारा 1 एटमॉस्फेयर, ये वॉल्यूम है V1 और ये वॉल्यूम है V2, y एक्सिस पर प्रेशर है, x एक्सिस पर वॉल्यूम है। लेकिन अब अगर मुझे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन दिखाना है तो मैं यहाँ पर y एक्सिस पर P एक्सटर्नल नहीं, सॉरी P नहीं, P एक्सटर्नल लूंगा।
पी एक्सटर्नल, और अब ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का एरिया पूछोगे तो वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन की बात करें तो वो ये वाला एरिया होगा। और यहां से भी आप देख सकते हो रिवर्सिबल का एरिया जो है वो इरिवर्सिबल के एरिया से ज्यादा है। हाँ, नॉर्मली बुक्स में मैं आपको बता दूं ये पी ही लिखा जाता है, इस तरह के कर्व आप कहीं देखोगे तो पी ही लिखा जाता है, जबकि लिखना पी और पी एक्सटर्नल दोनों चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार रिवर्सिबल के लिए पी है और इरिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल है, तो दिस इज द कर्व। अब हम एक साथ प्लॉट करेंगे, दोनों का एंड पॉइंट जो है वो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? आशुतोष, पी रिवर्सिबल में पी और पी एक्सटर्नल लेने से वर्क डन में फर्क नहीं पड़ता, किसने का फर्क नहीं पड़ता? एरो का क्या मतलब? पता नहीं कौन सी लाइन, एरो का मतलब एरो होता है बेटा, एरो का मतलब एरो ही होता है बेटा। ठीक है जी, ये मैंने किसके लिए प्लॉट कर दिया? एक्सपांशन के लिए। एक्सपांशन अब जब भी कहेंगे एक साथ ही प्लॉट करेंगे, तो रिवर्सिबल का भी हो गया और इरिवर्सिबल का भी हो गया। अब चलिए मान लो आप एक्सपांशन नहीं कंप्रेशन कर रहे हो, तो कंप्रेशन का कर्व कैसा होगा वो पढ़ लो। पहले रिवर्सिबल और फिर इरिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल और फिर इरिवर्सिबल। वाई एक्सिस पर पी और पी एक्सटर्नल है, किसी भी एग्जाम में कहीं वाई एक्सिस पर कुछ भी लिखा हो, हमें पता होना चाहिए रिवर्सिबल है तो क्या होना है और इरिवर्सिबल है तो क्या होना है। हाँ, कविता ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि सर केवल पी एक्सटर्नल लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, लिख सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल में तो पी एक्सटर्नल पी के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों लिखो या केवल सही पी एक्सटर्नल लिखना चाहिए, ज्यादा सही तो ये केवल पी एक्सटर्नल लिख दो या दोनों लिख दो, लेकिन करते उल्टा है साहब, जो नहीं करना वही करते हैं, पी लिख देते हैं। अदरवाइज पी एक्सटर्नल दोनों केसेस में लिख सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल पी के बराबर होता है। चलिए, तो अब बताओ यहाँ पर कंप्रेशन में पहले तो रिवर्सिबल का, हमेशा पहले कर्व प्लॉट करना है तो रिवर्सिबल का प्लॉट होगा, फिर उसके ऊपर इरिवर्सिबल। पहले हमेशा रिवर्सिबल फिर इरिवर्सिबल। बताइए, बना लिया आप लोगों ने? चलिए मैं दिखाता हूँ आंसर। अच्छा चलो, ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। देखो रिवर्सिबल में, अब मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं, रिवर्सिबल में भी बहुतों को कंफ्यूजन को लगता है, अच्छा रिवर्सिबल के एक्सपांशन में कर्व वैसा था, छोटे बना देता हूँ थोड़ी जगह, ऑप्शन देता हूँ रिवर्सिबल का भी। क्या रिवर्सिबल में कर्व कंप्रेशन में ऐसे रहेगा, पी वर्सेस वी, ध्यान रखना, या ऐसे जाएगा, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ, या ऐसे जाएगा, क्या जाएगा? पी वर्सेस वी की बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी, रिवर्सिबल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई साहब, किसी को तो एरो का मतलब ही नहीं पूछना बेटा, वैभव कहीं और जाके क्लास करो, ये जेई की क्लास चल रही है, समझ में आई बात? एरो का मतलब बता दो इनको, गलत जगह घुस गए तुम बेटा, जेई की क्लास है ये, 9 10 की क्लास नहीं है। बिल्कुल आंसर इज आगरा। आगरा इसलिए कि बस एरो की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि रिवर्सिबल है, देखो करता भी हाइपर बोला जाएगा, पीवी कांस्टेंट पीवी क्वेश्चन आरटी से, वो तो क्या लगता है उलट, वो कुछ भी उलट देते हैं, यानी इसको ऐसे उलट देते हैं, ऐसे उलट देते हैं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, केवल एरो की डायरेक्शन बदलेगी। चलिए, तो रिवर्सिबल का तो ये हो गया, अब इरिवर्सिबल में क्या होगा? तो रिवर्सिबल में तो समझ में आ गया, अब इरिवर्सिबल के दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन ऊपर से, और दूसरा नीचे से, कौन सा सही होगा? दो ऑप्शन यहां पर हम देख पा रहे हैं, या तो ऊपर से या ये नीचे से, आगरा या बॉम्बे। बताओ, ऊपर से या नीचे से, ए और बी, दोनों सही है। समय, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्पीड बहुत तेजी से जा रही है। बिल्कुल सही कहा, आगरा इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों ये इनकरेक्ट है? उसका लॉजिक ये है, सोच के देखो, क्या होगा? कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन होगा कि पहले प्रेशर बढ़ेगा, सडनली एक ब्लॉक रख दिया तो प्रेशर 1 से 10 हो गया, जैसे ही प्रेशर बढ़ा अब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ा फिर वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ क्या हुआ? पहले वॉल्यूम कम हो गया फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ रहा है, यानी पहले पिस्टन नीचे आ गया, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, तो आप सोचो पहले पिस्टन नीचे आ गया फिर आप ब्लॉक रख रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना इरिवर्सिबल में इस तरह के कर्व प्लॉट करोगे, पहले प्रेशर चेंज होगा फिर वॉल्यूम चेंज होगा, पहले प्रेशर, प्रेशर बढ़ा फिर वॉल्यूम कम। हाँ, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो किसका वर्क डन ज्यादा है, किसका वर्क डन ज्यादा है, ये रिवर्सिबल का वर्क डन, वो तो वही रहेगा, रिवर्सिबल का वर्क डन चेंज नहीं होगा। पता भी हमने जो क्वेश्चन किया था दोनों केसेस में 690 आया था, लेकिन इरिवर्सिबल का वर्क डन अब रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, यानी ये इरिवर्सिबल का एरिया जो कि रिवर्सिबल से ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, याद करो मैंने जब समझाया था तो 2 स्टेप में भी हो सकता है, 3 स्टेप में भी हो सकता है। देखो रिवर्सिबल में तो इनफाइनाइट स्टेप होती है, बट इरिवर्सिबल में 2 3 स्टेप होती है। जैसे प्रेशर 1 से 10, एक तो डायरेक्ट चले जाओ, एक मान लो पहले 1 से 5 गए, 5 से 10 गए, 2 स्टेप में, 1 से 5 फिर 5 से 10। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्रेशन एक नहीं 2 स्टेप में कर रहे हैं, 2 स्टेप में कर रहे हैं, तो बताइए 2 स्टेप का कर्व कैसा होगा? यानी अब 1 से 10 एटमॉस्फेयर में एक ही स्टेप में नहीं जा रहे हैं, एक ही स्टेप में नहीं जा रहे, जा तो वापस ए से बी ही रहे हैं, लेकिन एक ही स्टेप में नहीं। बताइए कर्व कैसा होगा? कंप्रेशन की ही बात कर रहा हूं, कंप्रेशन में एक नहीं 2 स्टेप में, एक नहीं 2 स्टेप में, क्या कर्व ऐसा ही होगा या बदलेगा?
बताओ जल्दी से, प्लॉट कर लिया आप लोगों ने? चलिए यहाँ पर भी मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आगरा बॉम्बे, ए और बी। आदित्य, पायल, पुष्कर, विवेक, अंकित, बाबू, दृशा, नीतू, गोलू, ओम, प्रीतम, प्रिंस, आकांक्षा, आदित्य, आर्यन, अंशु, शायद त्रिश ना, एक बार लिखो बेटा, बार बार कुछ लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। चंदन, अमित, मुस्कान, सुमित, आकाश, अंकुश, रवीश, रणवीर। वैसे मैं बता दूं, दोनों ही आंसर सही है। देखो मैं नाम पढ़ने के चक्कर में मैंने आंसर तो देखे ही नहीं, सही बताऊं आपको, नाम ही पढ़ रहा था। अब दोनों ही सही हो सकते हैं, कैसे वो समझने वाली बात है। देखिए ये ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा, आपको कंटेनर दिखना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कर लाइनें बना दी क्या है, कंटेनर वाला फील आना चाहिए कि पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये हमेशा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखो क्या हो रहा है। आपने प्रेशर 1 से 5 कर दिया, मान लो पिस्टन पहले कहीं यहाँ था, पहले प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, अब आपने एक और ब्लॉक रख दिया 4 एटमॉस्फेयर का, प्रेशर हो गया 5, अब पिस्टन नीचे जा रहा है। इनिशियली केस का प्रेशर भी 1 था, अब पिस्टन एक टाइम आएगा जब पिस्टन अपने आप रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब अंदर का प्रेशर भी 5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और जब पिस्टन अपने आप रुक जाएगा मतलब सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम पर आ गया, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तभी रुकेगा, और अपने आप रुक गया मतलब वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, इक्विलिब्रियम आ गया, पीवी क्वेश्चन आर्टी इक्वेशन आप लगा सकते हो। और ये जो कर्व है येलो वाला, ये पीवी क्वेश्चन आर्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब पिस्टन रुकेगा तो वापस आप इसी कर्व पर आओगे, क्योंकि अब आप पीवी क्वेश्चन आर्टी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, पीवी क्वेश्चन आर्टी इक्वेशन को मतलब आप इसी कर्व पर कहीं होंगे। फिर अब आपने क्या किया, जब पिस्टन रुक गया, रुकने के बाद फिर आपने 5 से 10 कर दिया, फिर पिस्टन नीचे जाएगा, रुकने के बाद 5 से 10 कर दिया, जैसे 10 हुआ पिस्टन नीचे जाएगा, और अंदर का प्रेशर जब 10 होगा रुक जाएगा तो वापस बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये कर्व इस तरह से आएगा। लेकिन सोचो ये वाला कर्व कैसा आएगा वो बताता हूं। अब आपने प्रेशर 1 से 5 किया, पिस्टन नीचे जा रहा था, पिस्टन नीचे जा रहा था, अभी पिस्टन रुका नहीं है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अभी और नीचे जाना था, और नीचे जाना था, अभी वॉल्यूम को और कम होना था, पिस्टन रुका ही नहीं, उससे पहले आपने प्रेशर और बढ़ा दिया, उससे पहले ही प्रेशर और बढ़ा दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो प्रेशर बढ़ गया तो यहीं से ऊपर चला गया, फिर वापस हाँ दूसरी बार जब अपने आप रुका तब रुका। तो इसलिए दूसरी बार वाला पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, पहली बार वाला नहीं कर रहा था। बट एग्जाम में अगर पूछे तो हमेशा यही बनाएंगे। हाँ ये गलत नहीं है, ये हो सकता है, बट हम एग्जाम में यही मानते हैं, 2 स्टेप कर रहे हैं ना, 2 स्टेप 3 स्टेप, तो हमेशा ही मानते हैं कि एक स्टेप के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ गया फिर दूसरी स्टेप स्टार्ट होगी, फिर इक्विलिब्रियम आएगा फिर तीसरी स्टेप स्टार्ट होगी। ये नॉर्मल थॉट होता है, इक्विलिब्रियम के बाद ही नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो जब भी एग्जाम में आए यही बनाएंगे। हाँ ये कैसे हो सकता है वो समझाने वाली बात थी, वो मैंने आपको समझा दी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 स्टेप का कर्व मैंने बता दिया। अच्छा अगर ये एक्सपेंशन का, ये कंप्रेशन का था, अगर एक्सपेंशन में जाओगे तो ये इस तरह की लाइंस आ जाएगी। एक्सपेंशन में जाओगे, अब 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, यानी सीढ़ियां हैं कुल मिला के, सीढ़ियां आप कह सकते हो, उतर रहे हो चढ़ रहे हो। बस ये ध्यान रखना, एक बार एक्सपेंशन में रिवर्सिबल के नीचे होगी, कंप्रेशन में रिवर्सिबल के ऊपर होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये छोटा सा पॉइंट था वो मैंने बता दिया। तो दिस इज अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। यहीं पर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि आइसोथर्मल में हमेशा पीवी कर्व ही प्लॉट किया जाता है। आइसोथर्मल मैं जनरल एक दो पॉइंट और बता रहा हूं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में एक आप पीवी डायग्राम प्लॉट कर सकते हो, पी वर्सेस बी, वो तो हमें पता ही चल गया, हाइपरबोला होता है। ठीक है जी। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं पी वर्सेस टी का कर्व प्लॉट कर रहे हो, पी वर्सेस टी का, तो सिंस टेंपरेचर कांस्टेंट है तो ये कर्व वर्टिकल लाइन आएगा। अब वर्टिकल लाइन में अगेन डिपेंड करेगा कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो अगर कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा तो ऊपर जाओगे, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर कम होगा नीचे आओगे। ये आइसोथर्मल की कर्व बना रहा हूं मैं। अदर कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अदर कर्व मतलब पीवी के अलावा अदर कर्व, ये हेडिंग डाल दो फॉर आइसोथर्मल। हाँ लेकिन इसी में एक कर्व हम और भी प्लॉट करते हैं, पी वर्सेस 1/v का। अब पी वर्सेस 1/v का कर्व प्लॉट करोगे तो वो कैसा आएगा, एनआरटी 1/v। भाई पी वर्सेस 1/v, तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू, और पूरी लाइन भी बना सकते हो। इसमें कोई बस ये ध्यान रखना, पी जीरो पर कुछ डिफाइन नहीं होता है, उसके बाद सब डिफाइन है, तो आप कैसे भी बनाओ चलेगा, जीरो पर कुछ भी डिफाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पीवी क्वेश्चन आती है, ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, तो ये अलग अलग तरह के कर्व, इनका भी आइडिया होना चाहिए। क्या पूछा क्वेश्चन, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा? ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, प्रोसेस है ये, अच्छा बुरा सब डिपेंड करता है। और वैसे भी रिवर्सिबल और हाइपोथेटिकल, ये ध्यान रखना। तो रिवर्सिबल तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकते, तो अच्छा बुरे वाली कोई बात ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, और वर्क डन हमेशा पीवी कर्व के केस में रहेंगे, बाकी केस में वर्क डन नहीं है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस पॉइंट्स बनाए तो पहला पॉइंट वॉल्यूम जी कांस्टेंट है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है, तो पीडीवी जीरो, तो वर्क डन जीरो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। आइसोकोरिक में वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अब वर्क डन जीरो है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? और चाहो तो कुछ भी ऐसे, डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के लिए भी डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए तो हमेशा ही लगता है, बट रियल गैस के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट और सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हमेशा ही होता है। तो यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी, यानी फॉर एनी सब्सटेंस, आइडियल, रियल, सॉलिड, लिक्विड, सबके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हाँ लेकिन बात है क्या डेल्टा इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी भी सबके लिए लगेगा? नहीं भाई, ये सबके लिए नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। हाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब भी आइडियल गैस के लिए तो हमेशा लगता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए भी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में भी ध्यान रखो, थर्ड केस सेकंड वाली टर्म हमेशा जीरो होती है, बट रियल गैस के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर आइडियल गैस, सॉलिड एंड लिक्विड,
इसी के लिए लगा सकते हो यहाँ पर फॉर एनी सब्सटेंस। अब ये कुछ नई बातें नहीं है, मैं आपको बता, जिन्होंने पहले पॉइंट्स बना बना के याद किया हुआ है उनके लिए रिवीजन हो रहा होगा, जिन्होंने याद नहीं किया उनको लगेगा सर पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी और नए पॉइंट्स आते जा रहे हैं, तो उनको पहले पे अलग लगेंगे, ये पॉइंट्स अलग लगेंगे, तो उनके लिए आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम हुई होगी। और जिन्होंने पहले याद कर लिया उनका तो रिवीजन हो रहा है, तो उनका रिवीजन हो गया अपने आप। तो ये डिफरेंस आता है जब आप साथ में होमवर्क करते हो, पुराना याद करते रहते हो ना, तो जब बातें आगे चैप्टर में कहीं वापस आती है तो रिवीजन, हाँ सर याद है मेरे को, याद फिर से रिवीजन हो गया सर, तो आपको एफर्ट्स लगानी नहीं पड़ी, आपका रिवीजन साथ में चल रहा है, ये फायदा मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो सर मान लो मेरे पास तो रियल केस है और उसका डेल्टा एच निकालना है, आइडियल केस है तब तो डेल्टा यू निकालना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल केस के लिए या सॉलिड हो या लिक्विड हो एक ही फॉर्मूला लगेगा, राइट। किसी ने क्या पूछा, गिरिराज एनी सब्सटेंस में सारे स्टेट्स और मैटर है, बेटा याद करो एनी सब्सटेंस लिखा था, सॉलिड लिक्विड गैस कैटेगरी बनाई थी, बात खत्म, पुराना याद रखो। गिरिराज जी एनी सब्सटेंस में 3 केसेस थे, एनी चेंज में 3 केसेस थे, उनको अच्छी तरह से याद रखो। तो अब बात आती है सर रियल गैस के लिए डेल्टा एच आ जाएगा, तो रियल गैस के लिए डेल्टा एच पूछा जाएगा तो यहां से तो नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर रियल गैस या तो ये पूरी इक्वेशन यूज करो, इससे आंसर निकाल पाओगे, या फिर एक दूसरा तरीका और है, वो क्या है कि डेल्टा यू तो इससे निकाल ही सकता हूं रियल केस का, तो डेल्टा यू यहां से निकाल लो एनसीवी डेल्टा टी से, और डेल्टा यू से फिर डेल्टा एच निकाल लो, कौन से फॉर्मूले से, P2 V2 माइनस P1 V1 से। इनफैक्ट क्वेश्चन इस पर ज्यादा बनते हैं, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अरे भाई साहब आदित्य सीपीसीबी के बराबर, पुराना लेक्चर देखो बेटा, ये मैं थोड़ी एक चीज बता दूं 10 बार बताता जाऊंगा, पुराना पढ़ो, जो भी डाउट है पुराना लेक्चर देखो, कहां क्या पढ़ाया हुआ सब मिलेगा, तुम्हारा तो मन चले जब पूछ लो तो नहीं काम चलता बेटा। तो यहाँ पर रियल केस के लिए डेल्टा यू निकाल के फिर डेल्टा एच यहाँ पर पुट कर सकते हो, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की है, हमने कहीं पूरे में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात ही नहीं की। क्यों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं, क्योंकि वक्तन हो गया जीरो, अब वक्तन जीरो हो गया और क्यू डेल्टा यू के बराबर हो गया, तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस चाहे आप रिवर्सिबली करो तभी आंसर सारे वही आएंगे, इरिवर्सिबली करोगे तभी आंसर वही आएंगे, राइट। ठीक है। एक कोई भाई साहब है सिद्धू कुमार, ये पता नहीं इंडिया में कहाँ रहते हैं, ये इंडिया में कहाँ रहते हैं सिद्धू जी, गलत जगह आ गए तुम बेटा, तुम गलत जगह आ गए, तुम्हारी जगह कहीं और है बेटा, कहीं और जाके पढ़ो तुम। समझ में आई बात। हीरो पढ़ना उतना होता नहीं है, जबरदस्ती पैसे खराब करें पिताजी के, पिताजी के पैसे मत खराब करो बेटा। हाँ चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट क्या मैं बता रहा था, मैं भूल गया। अच्छा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्योंकि वक्तन जीरो है तो खत्म हो गया। दूसरा वक्तन की बात अगर हम बात करें डेल्टा यू और क्यू, क्यू जो है वो बराबर हो गया, क्यू किसके बराबर डेल्टा यू के, तो इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस है रिवर्सिबल करो तभी आंसर आएंगे, इरिवर्सिबल करोगे तभी आंसर, इसलिए आइसोकोरिक में कभी क्वेश्चन आता तो ये नहीं बोलते रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, आंसर वही रहते हैं। हाँ मैं आपको ये सारे आंसर वही रहते हैं, आगे चल के जब हम एंट्रोपी वाला केस करेंगे ना तो आइसोकोरिक रिवर्सिबल और आइसोकोरिक इरिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज में डिफरेंस आता है, इनमें कहीं कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि सब डेल्टा यू डेल्टा एच पाथ के इंडिपेंडेंट है, इसलिए वैल्यू बराबर होगी और क्यू भी इसके बराबर है, तो इसलिए यहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिस्कस नहीं किया। अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वीटी कर्व, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अगर आप पी वी कर्व बनाओगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, वो भी बना लो पी वर्सेस वी, तो एक वर्टिकल लाइन होगी। एक आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर पीवी डायग्राम बनाएं पीवी तो एक वर्टिकल लाइन आएगी, ये भी बना लीजिए। वर्क डन जीरो, इसे ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जीरो। पीटी पी टी कर्व कैसा होगा, एक आइसोकोरिक प्रोसेस में पी वर्सेस टी का कर्व, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, स्लोप पी वर्सेस टी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये तीनों कर्व आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा यहाँ v1 v2 बराबर होगा तो बाहर ले लेना ना बेटा, ये सब थोड़ी कि हर चीज में बोलूंगा तभी समझ में आएगा, अंडरस्टूड, v1 v2 बराबर तो बाहर ले लो, ठीक है। तो तीनों कर्व्स याद रखिए, दिस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में और ज्यादा कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले में बता दिया, क्योंकि क्या होता है क्यू वर्क डन जीरो, क्यू डेल्टा यू डेल्टा एच, क्यू का फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू को पता है, डेल्टा एच। इनफैक्ट यहाँ आप सोचो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों, सॉरी आइडियल और रियल दोनों के फॉर्मूले लिखवाए हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में केवल आइडियल के फॉर्मूले लिखे, हमने रियल के नहीं लिखे क्योंकि रियल के लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर मैंने रियल के लिए भी बता दिया, आइडियल के लिए भी फॉर्मूले बता दिए हैं क्योंकि पॉसिबल था। तो जहां पॉसिबल होता है हम रियल केस के फॉर्मूले लिख लेते हैं, जहां पॉसिबल नहीं होता है हम नहीं लिखते हैं, तो ये फिक्स पैटर्न नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है कि कहां स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कहां सॉल्व नहीं कर सकता है, एग्जामिनर को भी पता है। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अब यहां पर सिचुएशन बदल, प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच एक तो हीट के बराबर होगा, हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, और सिंस प्रेशर कांस्टेंट तो आइडियल गैस के लिए भी एनसीपी डेल्टा टी लगा सकता हूं, वो तो हमेशा लगाते हैं, बट रियल गैस के लिए भी लगा सकते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए भी लगा सकते हैं, तो एनसीपी डेल्टा टी फॉर एनी सब्सटेंस। हालांकि क्या डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी सभी सब्सटेंस के लिए नहीं भाई, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी आप सबके लिए नहीं लगा सकते क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, हालांकि फिर भी किसके लिए लगा सकते हो, आइडियल के लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। तो जो वहां पर हमने बात डेल्टा यू के लिए की थी वो यहाँ डेल्टा एच के लिए एप्लीकेबल है, जो वहां डेल्टा एच के लिए थी वो यहाँ डेल्टा यू के लिए एप्लीकेबल है। हाँ फिर से दिमाग में आएगा सर रियल गैस के लिए डेल्टा यू निकालना है तो क्या करोगे, अगर रियल गैस के लिए डेल्टा यू निकालना है तो क्या करोगे, सोचो डेल्टा यू मुझे किसके लिए निकालना है, रियल गैस के लिए, तो फिर कहोगे सर दो ऑप्शन है, हाँ या ना, अभी जस्ट जो बताया था आइसोकोरिक में डेल्टा एच के दो ऑप्शन थे, यहाँ पर डेल्टा यू के दो ऑप्शन है, बताओ कौन से दो ऑप्शन है। चलिए तो बता देता हूं दो ऑप्शन कौन से हैं। यस, या तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करोगे रियल केस के लिए सीवीडीटी प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वी कांस्टेंट टेंपरेचर इनटू टीवी। हां जब भी इस तरह से करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये डेटा दे रखा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये दे रखा होगा, बट दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले डेल्टा एच निकालो और डेल्टा एच से डेल्टा यू निकालो, ये दिमाग में होनी चाहिए, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में चलना चाहिए।
अब यहाँ कोई कहेगा P1 P2, अब यहाँ आइसोबारिक तो P1 P2 बाहर आ जाएगा, बात खत्म होगी। मनीष कुमार यादव जी, सॉरी सर, बता सकते हो क्या फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कब कंप्लीट खत्म होगा? क्या बेटा ऐसा होता है कि तुम कोई पढ़ा रहा होता है, तुम अपनी इच्छा से क्वेश्चन पूछ लो हैं? हैं? किसी भी मीटिंग रूम में घुस जाओ, पहले मेरा जवाब दो। क्यों मनीष कुमार जी? और जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो कभी स्कूल में तुमने ऐसा किया, टीचर पढ़ा रहा होता है और तुम टीचर बीच में से रुको रुको रुको, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। क्या जवाब दो टीचर से कि हमारे एग्जाम कब होंगे, हमारी दिवाली की छुट्टी कब होगी? मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, रुको मेरे एग्जाम कब होंगे? मैथ्स का टीचर है और उससे आप पूछ लो कि दिवाली की छुट्टी कब होगी। सोच के देखो तुम, कभी किया तुमने ऐसा? और कर लोगे तो क्या होगा बताओ? कि स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और तुम पूछो दिवाली की छुट्टी कब होगी, विंटर वेकेशन कब होगी, हमारे एग्जाम कब होंगे? अरे कुछ तो सीख के और बेटा, और जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा एटिकेट सीखो बेटा, ये ऐसा नहीं ऑनलाइन है तो कुछ भी कर लोगे। चलिए जी, अब यहां पर लेकिन आइसोबारिक में वर्क डन जीरो नहीं होता है। आइसोबारिक में वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। तो एक आइसोबारिक प्रोसेस याद करो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे कहने से प्रोसेस आइसोबारिक नहीं होगा। अगर कोई भी आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये पिस्टन हमेशा, और पिस्टन को हमेशा मासलेस मानो, ध्यान रखना। पिस्टन हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर को किसके बराबर रखेगा? इंटरनल। जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, कम होने लगा नीचे आ जाएगा। तो एक आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पी एक्सटर्नल हमेशा पी के बराबर होगा और कांस्टेंट भी होगा। आप ये कह सकते हो रिवर्सिबल में भी तो पी एक्सटर्नल पी के बराबर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो। बट आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर देखो, ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल लिखो, पी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कांस्टेंट है तो इंडिकेशन से बाहर आ गया, डीवी का इंडिकेशन डीवी तो V2 माइनस V1। अगेन इंटरेस्टिंग चीज आपने यहाँ पर एक नोटिस की जो मैंने यहाँ लिखी हुई इसके साथ, और वो ये लिखी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक केवल मैंने एक चीज बोली कि प्रेशर कांस्टेंट है। पिस्टन किसके कारण मूव कर रहा है हमने कुछ भी नहीं कहा है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके कारण पिस्टन मूव कर रहा हो, या टेंपरेचर के कारण पिस्टन मूव कर रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है। बट हाँ, ये एक वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर एनी चेंज इन्वॉल्विंग एनी सब्सटेंस। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा, आइडियल हो, रियल हो, सॉलिड लिक्विड हो, केमिकल चेंज हो, फेज चेंज हो, पिस्टन मूव कर रहा है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। पिस्टन मूव कर रहा है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हो। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी इंटरनल कांस्टेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। वी को एनआरटी, हाँ अभी ये फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं V1 V2 नहीं दे रखे होते हैं। अब V1 V2 नहीं दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा। और जैसे रीअरेंज करेंगे कंडीशन यहाँ आ जाती है, कंडीशन यहाँ आ जाती है। तो वो अब रीअरेंजमेंट की मैं बात करूंगी, फिर से वही दो केसेस बनेंगे जहां आपने कुछ बोला कि रीअरेंज करना होगा, फिर से केसेस तो बनेंगे। और केसेस हमेशा फिक्स है, वही बनेंगे। ये बार बार हर जगह हम ये केसेस बनाएंगे। तो सोचो पहला केस क्या होगा, जब कोई केमिकल और फेस चेंज ना हो, उसमें फिर तीन सब केसेस बनेंगे, आइडियल, रियल, सॉलिड, लिक्विड। और दूसरा जब केमिकल और फेस चेंज हो, उसमें तीन केसेस नहीं बनते, क्योंकि उसमें रियल केस को भी आइडियल मानते हुए सॉल्व करते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रियल को आइडियल मान के करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर वंडर वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो फिर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां पर रियल को आइडियल मानते हुए ही करते हैं। तो यहाँ पर फिर से दो केसेस, केस वन फॉर आइडियल केस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। मैंने आइडियल क्यों लिखा है उसका लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि अगर रियल है तो हम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन चेंजेस आइडियल के लिए ही हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं हो सकते। और सॉलिड और लिक्विड के लिए तो डीवी वैसे ही जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो ही हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़े केसेस नहीं बनाए, बट अंडरगोइंग, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, डायरेक्ट मैंने लिख दिया आइडियल केस। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पीडीवी, पी एक्सटर्नल को पी लिख दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, सिंस पी कांस्टेंट है तो वो इसके अंदर भी जा सकता है। पीवी को क्या लिख दिया, एनआरटी, एन आर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डीटी, डीटी का इंटीग्रेशन टी2 माइनस टी1। तो एक आइडियल केस अगर है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। रियल केस के लिए वही फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा, रियल केस के लिए यही फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सॉलिड लिक्विड के लिए भी यही फॉर्मुला यूज होगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए जब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी ऑलमोस्ट जीरो आएगी। तो इसलिए ये आइडियल केस। हाँ लेकिन आप कह सकते हो अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो फॉर केमिकल एंड फेस चेंज प्रेशर कांस्टेंट है, पी को अंदर ले गए। अब वापस वही पॉइंट देखो, ये एक बार नहीं है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी केमिकल रिएक्शन। वहां पर भी हमने रियल केस के लिए भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज किया। मोस्टली केमिकल रिएक्शन में हम गैसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज करते हैं, जो सही तो नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन इस बार मैं पीवी की जगह एनआरटी लिख रहा हूं तो देखिए केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है तो टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होंगे, मोल्स, तो डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी। लेकिन अब आप कह सकते हो फिर से तीन फॉर्मुला है, जैसे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी2 V2 माइनस पी1 वन के केस में भी तीन केस फॉर्मुले थे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तो हमेशा लगेगा। अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसी से करो, V1 V2 दे रखा, पुट करके सॉल्व कर दो, ये हमेशा लगेगा। लेकिन ये हमेशा नहीं लगेगा। ये आइडियल केस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, ये दिस इज फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। बट अप्रोक्सीमेशन किया है गैसेस के लिए, पीवी क्वेश्चन इक्वेशन। हमेशा दिमाग में एक सेंटेंस याद रखना, ये मैं बार-बार बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूं कि आइसोबारिक में वर्क डन के तीन फॉर्मूले, ये लाइन आनी चाहिए। जब भी आइसोबारिक का वर्क डन की बात हो तो पहला सेंटेंस दिमाग में आना चाहिए, वर्क डन के तीन फॉर्मूले। फिर फॉर्मूले सोचो, हर जगह तीन फॉर्मूले नहीं होते हैं। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल का अलग, इरिवर्सिबल का अलग। आइसोबारिक में वर्क डन जीरो, आइसोबारिक में वर्क डन के तीन फॉर्मूले, वर्क डन के तीन फॉर्मूले, आइसोबारिक में वर्क डन के तीन फॉर्मूले। पहले ये लाइन बोलो, फिर तीनों फॉर्मूले बोलो। बात समझ में आ रही मेरी? ये लाइन याद रहनी चाहिए। आइसोबारिक में वर्क डन के तीन फॉर्मूले और विद कंडीशन माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड फॉर्मूला माइनस एनआर डेल्टा टी फॉर आइडियल केस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। थर्ड फॉर्मूला फॉर केमिकल एंड फेस चेंज विद कंडीशन। वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन कुछ हद तक रिपीट हुई है, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी पी2 V2 वाइल कंडीशन। पहले भी इसी तरह की कंडीशन थी, वो अलग फॉर्मूले, कंडीशन यहां पर भी हुई है। वो फॉर्मूले अलग थे, ये फॉर्मूले अलग है। आशीष का सर ये तो पहले भी हो चुका है बेटा, पहले वो डेल्टा एच और डेल्टा यू वाले केसेस थे, उसकी आगे वाली टर्म यही है, क्योंकि P2 V2 माइनस V1 V1 प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं। राइट, चलिए अब यहाँ पर देखो, ज्यादा आइसोबारिक 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 और आइसोकोरिक में क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा आइसोबारिक के तीन कर्व कैसे हो गए, प्रेशर पीटी कर्व, पीवी कर्व, पी प्रेशर कांस्टेंट है, पीटी पीवी, और तीसरा वीटी कर्व। ये तीसरा आइसोकोरिक में भी मैंने तीन कर्व प्लॉट करवाए थे, आइसोबारिक में भी ये तीनों कर्व प्लॉट कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है ग्राफ दे रखा होता है, पता ही नहीं चलता सर आइसोबारिक है आइसोकोरिक, पता ही नहीं चलता। अरे भाई ग्राफ देख के पता चलना चाहिए, आइसोबारिक है आइसोकोरिक है आइसोथर्मल, हर जगह मैं कर्व प्लॉट करवा रहा हूं आपको। आइसोथर्मल के जितने भी कर्व हो सकते हैं, आइसोबारिक के जितने भी कर्व हो सकते हैं, आइसोकोरिक के कर्व जितने भी हो सकते हैं।
पिस्टन कैसे मूव करेगा? प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। सब दिया रहेगा बेटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मत पूछा करो, क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मेरी डीपीपी में देखो, ये मैं जो शीट दे रहा हूं उसमें देखो, जो शीट और पीडीपी में क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, पीवाईक्यूज दे रखे हैं तो वहां से देखो क्या दे रखा होगा, क्या ये ध्यान रखो क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व करना होगा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि हम सॉल्व कर पाए। बिना इन्फॉर्मेशन के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बस चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, बट ये क्वेश्चन आइडियल के लिए नहीं है, रियल के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें मैं इससे समझाऊंगा। वन मोल नॉन आइडियल केस इज सब्जेक्टेड, नॉन आइडियल ध्यान रखना, इज सब्जेक्टेड is subjected to a change from 2 bar 4 liter 300 Kelvin to 2 bar 6 liter 500 Kelvin. Find delta U and delta H given CV और CP। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इससे थ्योरी थोड़ी और समझ में आएगी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तेज प्रताप, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। फाइल सबके लिए तो लिखा हुआ फॉर एनी चेंज इन्वॉल्विंग एनी सब्सटेंस, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी सबके लिए लगेगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी सबके लिए लगेगा। टोनी बेटा जो लिखा हुआ है वो सुनो, बार बार मत पूछो उस चीज को। क्या बोलूं इसमें, तुम्हारा पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर कांस्टेंट कब होते हैं, ये तो लिखा हुआ ही था वहां पर, आइसोबारिक में होता है बाकी नहीं होगा। 5 किलो जूल 4 किलो जूल। प्रीतम का आंसर आया है, मोहित का भी आंसर आया है, प्रशांत प्रशांत का भी आया है, नितेश का भी आया है। बताइए जो इधर उधर की फालतू क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो सब गायब हो जाते हैं। मैं जब उनको क्वेश्चन पूछता हूँ तो कभी रिप्लाई नहीं करते, सब गायब। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो उनको पूछता कोर्स कब कंप्लीट होगा, सर इस चैप्टर मेरा बैकलॉग है क्या करूँ, टेस्ट कब होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर से जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं, सब इधर उधर की फालतू बातें। सब चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, उनको लगता है सर ने क्वेश्चन दिया तो अब मैं सर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, उनको लगता है इसको छोड़ दूंगा मैं अपने मन के क्वेश्चन सर से पूछूंगा। ऐसे लोग होते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया हाँ उनको लगता है थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अभी सर समझाएंगे तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलो सर से 2 3 इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेसिक्स मतलब क्या करना चाहिए वही गड़बड़ होती है भाई। और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तुम मत पूछो कुछ भी, अगर पूछना भी है तो सब्जेक्ट में सही क्वेश्चन ऐसे दिया, इसमें कुछ ऐसे कर सकता हूँ तो क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं कर सकता, और वो पूछो। बाकी कुछ मत पूछो, बाकी केवल बस एक चीज ध्यान रखो, होमवर्क करना होमवर्क करना होमवर्क करना, होमवर्क का रिवीजन करना, सर ने जो दिया बस बाकी सब चिंता छोड़ दो तुम, क्योंकि सारी प्लानिंग हमें करनी है बेटा, और हम कर चुके हैं, तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें केवल उसको फॉलो करना है, तुम्हें देखो जो कर रहे हैं उसमें कितना है। चलिए अब इसमें गड़बड़ क्या होता है, क्या डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी और डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी लगा दूं, क्या ये दोनों फॉर्मूले लगा सकता हूं क्या, एनसीपी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी, 1 मोल है फॉर्मूले लगा दें तो सीपी 25, टेम्परेचर 500 से ये 200 तो 5000, बहुत का आंसर वैसे यही है, और यहाँ 20 इंटू अगेन 200, क्या यही आंसर है, जूल जूल, या इनमें से कोई एक आंसर सही है, फर्स्ट लगा सकते हैं सेकंड नहीं लगा सकते, क्यों फर्स्ट क्यों लगा सकते हैं सेकंड क्यों नहीं लगा सकते, तो भाई क्योंकि रियल केस के लिए ये फॉर्मूला तभी लगता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और राइट नाउ वॉल्यूम 4 लीटर से 6 लीटर जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये सीवी जानबूझ के दिया गया ताकि आप गलत आंसर निकालो, इस सीवी के डेटा की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर आप क्या करें, डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी वो लगा सकते हो। अभी क्यों 2 बार से 2 बार, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी लगा लिया, उससे डेल्टा एच आ गया, आप डेल्टा यू कैसे निकालें, तो डेल्टा एच आने के बाद आप डेल्टा यू भी निकाल सकते हो, तो देखिए डेल्टा एच तो आ गया 5000 जूल, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी2 वी2 माइनस पी1 डेल्टा एच पुट कर दिया, पी2 वी2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर पीवी बार इंटू लीटर, तो 2 इंटू 4 और 2 इंटू 6 12 माइनस 8, 4 बार लीटर, 4 बार लीटर को मैंने यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके, बार इंटू लीटर यानी 100 जूल, तो ये 400 आ गया, तो आंसर 4600 जूल आ गया, तो ये सही आंसर हुआ। बहुतों के सही आंसर थे, वेरी गुड, मैं नाम नहीं ले पाया बट बहुतों के आंसर सही थे, बट क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता भाई, क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है। अब एक और इसी क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ ये लिखा हुआ है कि इनिशियली प्रेशर 2 बार है, फाइनली प्रेशर भी 2 बार है, इसका मतलब थ्रू आउट 2 बार है, ये कहाँ लिखा, आपने प्रेशर कांस्टेंट कैसे माना, यूं कहते तो मैंने भी माना कैसे भाई, ये यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आएगा इनिशियल टेंपरेचर 300 केल्विन फाइनल टेंपरेचर 300 केल्विन, आइसोथर्मल मान ले, क्या आइसोथर्मल मान ले, हम्म मान लो, मैं तो कहता हूँ नहीं साहब 2 बार नहीं है, तो पहले 2 से 2 बढ़ता गया, 2 से 3 हुआ, फिर 3 से वापस 2, ऐसा कुछ हो रहा है। अब बताओ प्रेशर में तो कह दूं, एक लाइन लिख देता हूँ, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट लिखा हुआ है, अब बताओ अब आंसर क्या आएगा, अब बताओ। हर्षिता ने कुछ लिखा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं तभी क्या डेल्टा एच यही होगा, तब भी डेल्टा एच यही होगा, नॉन आइडियल तो दिख रही बेटा, तो मुझे दिख रही नॉन आइडियल, इसीलिए तो आइडियल होती तो ये दोनों आंसर सही हो जाते हैं, फिर तो कुछ करने वाली बात नहीं थी। अमित अमन राउत ने भी कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ, यहाँ अब यूज होता है वर्ड स्टेट फंक्शन या चेंज इन स्टेट फंक्शन का, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है स्टेट फंक्शन के एप्लीकेशन का, मैं आपको बता दूं,
यस, ये बात सही है, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है। अब मान लो आप ए से बी हम जा रहे हैं, ये तो क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका प्रेशर भी 2 बार है, इसका भी 2 बार है, तो ये P वर्सेस V कर अगर मैं बनूं तो ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे क्योंकि प्रेशर सेम है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि हम ए से बी जा कैसे रहे हैं, हो सकता है ए से बी ऐसे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा, हो सकता है ऐसे जा रहे हो सकता है ऐसे जा रहे हो सकता है ऐसे जा रहे हो, कैसे भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन में नहीं देखा कैसे जा रहे हैं, लेकिन जा तो ऐसे भी रहे हैं, तो डेल्टा एच तो सबका वही आएगा, यहाँ का पाथ के इंडिपेंडेंट है, तो डेल्टा एच सबका सेम होगा, तो तुम कांस्टेंट प्रेशर रखते जाओ या नहीं रखते, डेल्टा एच वही रहेगा, डेल्टा एच सेम रहेगा, इसलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान मुझे पता कि इस बात का भी डेल्टा एच वही, इसका भी वही है, तो मैं प्रेशर कांस्टेंट मान के सॉल्व कर लिया, खत्म बात। यानी क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व करो। हाँ, जब मैं ये बोलता हूँ कि सर प्रेशर कांस्टेंट मान लो, तो बहुत सारी जनता कहती है सर फिर वॉल्यूम भी कांस्टेंट मान लो। अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हो क्या ऐसे भी जा सकता हूँ क्या, यहाँ का वॉल्यूम अलग है, यहाँ का वॉल्यूम अलग है, प्रेशर सेम है इसलिए मैंने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं मान सकता। सौरभ सुमन एक लाइन की पहले में पढ़ते थे तो पता ही नहीं चलता था, पर अब 2 इयर्स के डाउट क्लियर हो रहा है सर। आई लव यू सर, मैंने ये सब सोच पा रहा हूँ सर पहले ही, बहुत बढ़िया अवधेश शर्मा जी, वेरी गुड। समझ में बिना स्टेट फंक्शन के आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ये तो चलो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया, सोचो यही क्वेश्चन मैं आपको दूं और मैं एक लाइन इसमें और लिख दूं, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अब जनता छोड़ के आ जाएगी एग्जाम में, जनता छोड़ के आ जाएगी, उन्होंने कहा ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, फिर ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, जनता छोड़ के आ जाएगी। समझ में मेरी बात को, क्वेश्चन तो फंसाना, तो यहाँ लिख दो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अब करो, तब भी आंसर यही आएगा, जहां मैं ऐसे भी रहा हूं, जहां मैं यहाँ से आ रहा हूं, बट प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है जी, गोलू ने कुछ लिखा, देखते हैं गोलू, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर, अब लास्ट प्रोसेस जो इस पर मेनली क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम होती है, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। यस, एडियाबेटिक क्वेश्चन भर भर के आते हैं, एडवांस में देखो मैं आपको बताऊं बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये भी मतलब जेईई मेंस में एडियाबेटिक से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हार्डली मैंने पिछले 2 क्वेश्चन देखे होंगे इतने सालों में, जबकि आप सोचो इतने पेपर हो चुके हैं, पिछले 6 सालों में 142 पेपर्स कुछ हुए हैं, उसमें एडियाबेटिक पर हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आए, मेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन एडवांस में भर भर के आते हैं। ठीक है जी, और मेंस वालों का कोई भरोसा नहीं है, इस साल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मेंस वालों ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आते तो नहीं आएगा, ये मैंने नहीं कहा, जस्ट आपको फैक्ट्स बताए मैंने। देखो कभी भी मैं जब ये बोलता हूं तो मैं फैक्ट्स बताता हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा, क्योंकि मेरा सीधा सा मानना है कि जिसके चांसेस हमें कम लगते हैं ना कि यार ये नहीं पूछा जाएगा, जो प्रोफेसर होता है उसको उसी पर क्वेश्चन बनाना होता है, तो ये बड़ा अजीब, प्रोफेसर सब देखता है, वो देखता अच्छा, हम जैसे सोचते हैं ना, जैसे आप कभी वो खेले कार्ड्स, खेले कार्ड्स, कार्ड्स खेले आपने कभी, ताश जिसे बोलते हैं, खेली होगी ना, उसमें एक गेम होता है, 420 भी बोलता है, कोई ब्लफ भी बोलता है, ऐसे खेलते हैं, 5-6 लोग खेल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आप 4-5 नहीं, उसमें 2 ताश भी एक नहीं होती, 2-3 होती है, फिर उसमें 2-3 ताश मिक्स कर दो तो इक्के भी 12 हो जाते हैं, किंग भी 12 हो जाते हैं, दहला भी 12 हो जाती है, इस तरह से। और फिर ब्लफ कैसे खेलते हैं, जैसे आपके हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं, आपने 4 पत्ते डाल दिए, 4 दहला, ठीक है, अब सामने वाला को अगर वो भी हो सकता है कि 4 दहला, वो कह सकता है कि चलो मेरी तरफ से भी 2 दहला, अब जरूरी नहीं आपके 4 दहला में 4 दहला हो, लेकिन अगर सामने वाले को शक हो गया कि यार ये झूठ बोल रहा होगा, तो वो खोल के देख सकता है, और खोल के देखने में चारों दहला हुई तो वो लेता है, और चारों दहला नहीं हुई तो आपको वापस पकड़ा देता है। पूरा गेम तो नहीं समझाऊंगा, उसमें टाइम लगता है, बट तो एक्चुअली ये सब माइंड गेम है, सामने वाला देखता है, आप भी ये देखते हो यार मैंने इस बार सच बोला, अब आपको ये लगता है अगली बार भी सच बोलूं या ब्लफ करूं, तो कभी आप सच की बात सच भी बोलते हो, कभी सच की बात झूठ भी बोलते हो, मिक्स करते हो, ब्लफ करते हो, फिक्स कुछ नहीं होता, कुछ प्लस आप देखो सामने वाला सोच रहा होगा कि यार ये झूठ बोलेगा तो मैं सच बोलता हूं, सामने वाला सोचेगा ये सच बोल रहा तो मैं झूठ बोलूंगा, एडवांस वाले भी वही करते हैं भाई। ये बेटा कौन सी नेक्स्ट आईटीएन, व्हाट इज दहला, बेटा सही में तुम नेक्स्ट आई नो के ना अल्फा पता नहीं कौन सी, तुम्हें उनो पता होगा, उनो में क्या होते हैं पता नहीं, और मेरा बेटा भी, अरे भाई ये दहला तुम्हें नहीं पता, इंडिया में पैदा हुए हुए हैं, हद हो गई, सब किरे किराए पे पानी पीना, आदमी बड़े शौक से कुछ सुना रहा होता है बीच में, भाई ये दहला क्या होती है भैया, ये सुना ना चिड़ी ईट हुकुम, हैं? पान पान लाल पान हुकुम, या मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, पेट्स डायमंड्स, नहीं भाई मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूँ, मैं तो अपने बच्चों के साथ भी खेलता हूँ, इट्स अ वेरी गुड माइंड गेम, ताश खेलना आप सब सोचते हो कि दिमाग बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले ने कौन कौन से पत्ते चल दिए हैं, कौन से उसके बाद हो सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड माइंड गेम। मेरे को तो नहीं पता, अच्छा खाट क्लब बेड, हाँ ऐसे ही कुछ होता है भाई, भाई आज तो देखो मोबाइल आ गया, हमारे ज़माने में तो छुट्टियां हुई नहीं, समर वेकेशंस, और फिर मोहल्ले में जितने भी जनता है तो क्रिकेट खेलना एक गेम, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, और तो कुछ होता नहीं था, देखो सीधी सी बात है, तो क्रिकेट खेलो, लेकिन दिन में क्रिकेट खेल नहीं सकते थे, समर वेकेशन से धूप पड़ती थी, फिर भी कभी भी चले जाते थे, तो दिन में तो खेलो ताश 5-6 घंटे आराम से जम के, फिर चले जाओ स्पोर्ट्स खेलने, सुबह और शाम दोनों क्रिकेट खेलो, दिन में ताश खेलो, रात को आधा एक घंटा थोड़ी टीवी देख लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं था, खड़खड़ाती थी टीवी में, साफ नहीं आता था, कभी एंटीना इधर हो गया, कभी यह हो गया, तो वही टेंशन थी, तो टीवी वाला कुछ ऑप्शन, और आता भी क्या था कुछ ऐसा खास नहीं, तो खूब खेला। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, इधर उधर की बातें, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिख लीजिए Q इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर Q 0 है तो डेल्टा U इक्वल टू W। अब अगेन पूरे एडियाबेटिक प्रोसेस में हम आइडियल गैस ही डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल में भी आइडियल गैस थी, यहाँ पर भी आइडियल गैस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आइडियल गैस है तो डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी हमेशा लगेगा, और एनसीवी डेल्टा यू वर्कडन के भी बराबर होगा, तो मैं डेल्टा यू और वर्कडन दोनों के फॉर्मूले पता चल गया, बट ध्यान रखना दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर आइडियल गैस। फिर यहीं पर एक छोटा सा चेंज और करते हैं, सीवी को हम और अलग तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन आप सबको पता है, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, राइट, मैंने इसको सीवी से डिवाइड कर दिया, सीवी से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो सीवी से डिवाइड करने के बाद ये सीपी अपॉन सीवी क्या हो जाएगा, गामा सीवी अपॉन सीवी 1 आर अपॉन सीवी, इसी को हम रीअरेंज करेंगे अभी, तो यहां से अगर हम देखें तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन गामा माइनस 1, सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1, अब इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर रहा हूं, एनआर डेल्टा टी मतलब एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन,
nRT2 को मैं लिख सकता हूँ P2V2, nRT1 को P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मुला प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में आ गया, ये फॉर्मुला टेम्परेचर की टर्म्स में, मतलब एडियाबेटिक में यूं कहते हो वर्क डन या डेल्टा यू के फॉर्मुले को रीअरेंज कर दिया, या तो सिंपली बोलो एनसीवी डेल्टा टी या P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, एक ही फॉर्मुला, अलग अलग नहीं है, रीअरेंज किया है यहाँ पर। इवन मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में एनसीवी डेल्टा टी से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फिजिक्स में लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मुला यूज होता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर हमने तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 सुना था, ये भी है, ये भी दोनों फॉर्मुले हैं, दोनों फॉर्मुले यूज कर सकते हो। ध्यान रखना डेल्टा यू निकाल सकते हो यहाँ से, उससे वर्क डन आ जाएगा, कैसे रीअरेंज किया है ध्यान रखना, ये आगे भी अभी हम और यूज करेंगे। सीपी को हम अलग अलग तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, बट क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नहीं भाई। एक एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये ध्यान रखना, तीनों ही वेरी करते हैं। हाँ लेकिन मोल्स जरूर कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 ये आप यूज कर सकते हो, ये आप सभी ये यूज कर सकते हो। तो डेल्टा यू का फॉर्मुला, डेल्टा एच का फॉर्मुला, एनसीपी डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस, सारा डिस्कशन आइडियल गैस के लिए है। तो देखा जाए तो क्यू तो जीरो हो गया, वर्क डन डेल्टा यू का फॉर्मुला आ गया, डेल्टा एच का भी फॉर्मुला आ गया, देखा जाए तो सारे फॉर्मुले आ गए हमारे पास, सारे फॉर्मुले आ गए। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम किस तरह से चेंज होते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों चेंज होते हैं, बट थोड़ा बहुत कैसे चेंज होते हैं वो भी देखते हैं। ये फॉर्मुला आप लिख लेना, ये गामा और आर का रिलेशन ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपांशन और कंप्रेशन, वॉल्यूम एक में बढ़ेगा वॉल्यूम एक में कम होगा, व्हाट अबाउट टेम्परेचर और प्रेशर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पता होगा तभी हम एडियाबेटिक में बहुत सारी बातें समझ पाएंगे। अगर ये नहीं पता तो एडियाबेटिक में समझना बहुत सारी बातें मुश्किल हो जाएगी। बेटा थोड़ा डोरेमोन पोकेमोन जो भी तुम लिख रहे हो कार्ड्स की बातें खत्म होगी, अभी वापस एडियाबेटिक पर फोकस करो, अब एडियाबेटिक पर फोकस करो। चलिए मैं बताता हूँ, सोचा आप आंसर टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर। देखिए एडियाबेटिक एक्सपांशन अगर हो रहा है, दो तरह से समझते हैं इस चीज को। एक्सपांशन हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी सिस्टम किसी और को एनर्जी दे रहा है, और सिस्टम हीट ट्रांसफर तो जीरो, यानी सिस्टम का आप हीट तो लेने नहीं दे रहे हो, लेकिन सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। आइडियल गैस है तो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो जब भी एक्सपांशन होगा टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि सिस्टम वर्क करके एनर्जी दे रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। यही इसका उल्टा कंप्रेशन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, वर्क के थ्रू एनर्जी दी जा रही है, ध्यान रखना। तो सिस्टम का वर्क के थ्रू एनर्जी देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बात आती है व्हाट अबाउट प्रेशर। व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, अच्छा ये मैंने ऐसे समझाया, आप मैथमेटिकली भी इस चीज को समझा सकते हो, क्योंकि देखो कंप्रेशन के केस में डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो W पॉजिटिव तो डेल्टा यू यानी एनसीवी डेल्टा टी पॉजिटिव, एनसीवी डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि सिस्टम को वर्क डन W पॉजिटिव है, W पॉजिटिव तो डेल्टा टी पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकली और लॉजिक से भी सोच सकते हो, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी प्रेशर पर मैं आ रहा हूँ थोड़ा को, एक्सपांशन के केस में वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, एनसीवी डेल्टा टी से डेल्टा टी नेगेटिव तो टेम्परेचर कम होगा। अब बात आती है व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर पर कैसे कमेंट करें, तो देखिए पीवी क्वेश्चन आरटी इक्वेशन लगाते हैं, पी क्वेश्चन आरटी। एक्सपांशन की पहले मैं बात करूँ, एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके कारण प्रेशर कम होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो उसके कारण भी प्रेशर कम होगा, यानी प्रेशर वॉल्यूम के कारण भी प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर के कारण भी प्रेशर कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपांशन जब भी होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम होंगे, ये एक चीज है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन प्रेशर में चेंज बहुत ज्यादा होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि एडियाबेटिक एक्सपांशन करो, टेम्परेचर मान लो 600 केल्विन से 300 केल्विन हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, 50% कम हो गया। लेकिन अगर मान लो प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था तो क्या प्रेशर भी 10 से 5 होगा, आधा होगा, नहीं होगा, 5 से भी और कम होगा। प्रेशर में चेंज और ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के कारण भी कम हो रहा है, टेम्परेचर के कारण भी कम हो रहा है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि बताओ ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर 600 केल्विन से 300 केल्विन हो गया, तो बताओ प्रेशर 10 से कितना होगा, 10 से कितना होगा, मान लो 5 एटमॉस्फेयर से कम, एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर है। 5 एटमॉस्फेयर से कम, वही आंसर है, कम होगा, ये क्लियर है। 10 50 टेम्परेचर 50% हो रहा है तो प्रेशर 50% से भी कम होगा, यानी प्रेशर में चेंज हमेशा टेम्परेचर से ज्यादा होगा। और एक और चीज याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रेंड एक जैसा होता है, टेम्परेचर कम प्रेशर भी कम, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम का ट्रेंड उल्टा होता है। यानी नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कि प्रेशर बढ़ रहा है, खट से बोलो एडियाबेटिक में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर कम होगा, और वॉल्यूम का ट्रेंड उल्टा है, यानी प्रेशर टेम्परेचर यूं कह दो भाई भाई, वॉल्यूम अलग, वॉल्यूम का ट्रेंड अलग है, वॉल्यूम उल्टा जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर एक जैसे होंगे। समझ में आ गई मेरी बात, तो इस तरह से ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ पर आप कह सकते हो इस पूरे डिस्कशन में फिर से आपने कहीं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात तो की नहीं, क्यों नहीं की वो बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर भी देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला डेल्टा यू और डेल्टा, मैंने आपसे पहले कहा था ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं T1 से T2 रिवर्सली जाऊँ इरिवर्सली जाऊँ, डेल्टा यू तो वही रहेगा, और वर्क डन भी क्योंकि डेल्टा यू के बराबर है तो राइट नाउ वर्क डन भी पाथ के इंडिपेंडेंट हो गया, वर्क डन भी पाथ के। तो यहाँ पर चाहे आप A से B यानी T1 से T2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक के थ्रू जा रहे हो, A से B जाना चाहिए, T1 से T2 तो वर्क डन भी वही होगा, डेल्टा यू भी वही होगा, डेल्टा एच भी वही होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कैसे जा रहे हो, मुझे तो बस T1 T2 पता होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है वो बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या आती है वो बताता हूँ। क्वेश्चन जब आते हैं आप सुनना ढंग से, जब यहाँ क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो जैसे मुझे क्वेश्चन आता है P1 V1 P2 V2 सब पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन में P1 पता होता है, V1 पता होता है, P2 पता होता है, लेकिन V2 नहीं दे रखा होता है, यानी 4 पैरामीटर चाहिए, V2 क्वेश्चन में नहीं दे रखा।
या इस वाले फॉर्मूले से बात करूं, एनसीवी डेल्टा टी से टी1 पता होना चाहिए, टी2 पता होना चाहिए और मोल्स पता होना चाहिए। बट एग्जाम में क्वेश्चन में क्या था, पी1 होता है, पी2 होता है, टी2 नहीं दे रखा होता था। अब आप कह सकते हो सर पी1 पी2 की जरूरत ही नहीं थी, टी2 दे देता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा नहीं किया। एग्जामिनर ने पी1 पी2 दे दिया, टी1 दे दिया, टी2 दिया। अगर टी2 दे रखा होता डायरेक्ट एनसीवी डेल्टा टी लगाओ, बात खत्म, मोल्स दे रखे होंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी एक पैरामीटर जो आपको चाहिए वो मिसिंग है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चारों चाहिए, एक मिसिंग है, ये दोनों चाहिए, एक मिसिंग है। तो आप कहोगे सर पहले उस मिसिंग पैरामीटर को फाइंड आउट करना होगा। अब पी1 पता है, पी2 पता है, वी1 पता है, वी2 कैसे निकालें? बहुत गलत आइडियल गैस इक्वेशन से, लेकिन एक एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर सब वेरी कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ से V2 निकालना है तो P1 V1 T1 सब पता होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में T1 T2 नहीं पता है। मुझे 3 पैरामीटर पता है, चौथा निकालना है, वो यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ 6 वेरिएबल है, कोई भी एक निकालने के लिए 5 पता होनी चाहिए, तब छठा निकलेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि एग्जामिनर जो है आपको एक एस पैरामीटर जो चाहिए वो नहीं देता है। वो इसलिए नहीं देता कि वो हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो हम निकाल सकते हैं, उसका एक तरीका है, वो कैसे निकलेगा वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि हाँ कोई एक पैरामीटर चाहिए जो कि मिसिंग है, यानी V2 चाहिए वो मिसिंग है, T2 चाहिए वो मिसिंग है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और ये मिसिंग पैरामीटर कैसे निकलेगा वो डिपेंड करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस आप रिवर्सिबली कर रहे हो या इरिवर्सिबली कर रहे हो। अभी तक नहीं है, लेकिन इस मिसिंग पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस हम रिवर्सिबली कर रहे हैं या एडियाबैटिक प्रोसेस हम इरिवर्सिबली कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, वर्ड मिसिंग पैरामीटर दिमाग में घुसना चाहिए कि हाँ एक मिसिंग पैरामीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो वी मस्ट नो कि प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। अदरवाइज मुझे T1 T2 दे रखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे जा रहा हूं, T1 से T2, मुझे T1 दे रखा, T2 दे रखा, एडियाबैटिक दे रखा, मैं पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा। P1 ये चारों पैरामीटर दे रखा, मैं पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो मुझे पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हैं, बहुत सारी जनता इस पर गलतियां करती है, इसको हाईलाइट नहीं करती है, ये मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं जो गलतियां हो सकती है। तो देखिए एडिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्यों रिवर्सिबल लिखा भी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du इक्वल्स टू w, सबको पता है कि एडियाबैटिक का वर्क डन 0। एक आइडियल गैस के लिए du को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसीवी डेल्टा टी। आइडियल गैस है, हमेशा लिख सकता हूं चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। सीरियसली मैं बता रहा हूं, बहुत सारी जनता को ये पॉइंट ही नहीं समझ आता, उन्हें लगता है du इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी कैसे लिख दिया, आइडियल एडियाबैटिक में तो वॉल्यूम चेंज होता है, आइडियल गैस तो लिख सकता हूं। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। हां लेकिन अब यहां पर आप एक लाइन देखिए, फॉर रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल चेंज जब हम करते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग्स में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल हमेशा पी के बराबर रहता है। तो इस पी एक्सटर्नल को मैं पी से रिप्लेस करता हूं। ऐसा नहीं कि मन में आया तो पी एक्सटर्नल लिखो, मन में आया तो पी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हमेशा स्टार्टिंग पी एक्सटर्नल से की है। हां कभी मैंने उस पी एक्सटर्नल को पी से रिप्लेस किया, उसकी कंडीशन है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, क्योंकि पी एक्सटर्नल पी के बराबर होता है। रिवर्सिबल में कर रहा हूं क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहती है, ये वर्ड सब पहले लिखा है मैं आपको। तो एक आइडियल गैस के लिए पी एक्सटर्नल हमेशा पी के बराबर, पी को क्या लिख सकता हूं, एनआरटी, क्योंकि आइडियल गैस यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर जैसे चेंज हो रहा है बाहर का भी चेंज हो रहा है, तभी वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इस पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट नहीं मान सकते इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। पी एक्सटर्नल की जगह लिख दिया एनआरटी बाई वी, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, डीटी अपॉन टी, आर अपॉन सीवी और डीवी अपॉन वी, ये माइनस साइन। अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमने लिखा था आर अपॉन सीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, गामा माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट लिखा भी था एडियाबैटिक में, तो आर अपॉन सीवी की जगह गामा माइनस 1, डीटी बाई टीटी का इंटीग्रेशन ln t2 t1 इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दी, dv बाई वी में भी ln v2 v1। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ढंग से देखना, ये माइनस साइन है, यहाँ v2 अपॉन v1 है, तो माइनस साइन को अंदर लेके गए, v1 अपॉन v2 लिख दिया, यानी v1 अपॉन v2 हो गया यहाँ पर, ध्यान रखना। और ये गामा माइनस 1 उसकी पावर में चला गया, तो v1 अपॉन v2 और गामा माइनस 1 लॉग के अंदर चला गया तो उसकी पावर में चला गया। तो t2 इक्वल्स टू t1, लेफ्ट हैंड साइड में t2 अपॉन t1 और v1 अपॉन v2। तो यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t2 v2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू t1 v1 की पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब tv की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि tv की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, लेकिन ये तब होगा जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबली कर रहे हो। अगर आप इरिवर्सिबल एक एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो तो ये फॉर्मूले नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर टीवी की पावर गामा माइनस 1 एडियाबैटिक है तो टीवी की पावर माइनस गामा माइनस 1 नहीं। हाँ यहाँ पर मैं तो बहुत लोग होगा हमने तो पीवी की पावर गामा पढ़ा, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई पीवी की पावर गामा इसी से आएगा, कैसे आएगा वो बता देता हूँ। इसी को रीअरेंज करना पड़ेगा, कैसे रीअरेंज करना पड़ेगा, टीवी की पावर गामा माइनस 1 है, यहाँ लिखा हुआ है टीवी की पावर गामा माइनस 1, टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी अपॉन एन आर, वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, एन आर इधर कांस्टेंट में मर्ज हो गया, वी की पावर 1 और वी की पावर गामा माइनस 1, तो ये पीवी की पावर गामा आ गया सब। और ये टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में, ये प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में, और आप चाहो तो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसी तरह से रीअरेंज करना होगा, जिसको रिप्लेस करना है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो हमारे पास एक फॉर्मुला आ गया, लेकिन बता दूं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट कम से कम जेई वालों ने पहला क्वेश्चन याद, एग्जैक्ट ईयर में कभी कंफ्यूजन है, शीट में जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं जिनका फोकस यही था, मल्टीपल चॉइस टाइप कुछ क्वेश्चन थे, इसी चीज पर थे, दोनों इरिवर्सिबल प्रोसेस थे, और लेकिन उन्होंने पीवी की पावर गामा लिखा हुआ था। तो बहुत लोग लगा रेडियोबैटिक का पीवी की पावर गामा लगेगा, सॉल्व कर दिया, आंसर ही गलत हो। उन्हें तो बस एडियाबैटिक मतलब पीवी की पावर गामा, एडियाबैटिक मतलब पीवी की पावर गामा नहीं होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो पीवी की पावर गामा होगा। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इससे क्या फायदा मिला वो भी मैं बताऊंगा। इससे क्या हुआ, वेरिएबल कम हो गए, 4 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि अब मुझे अगर कोई फाइंड आउट करना है P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, अगर P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, तो यहाँ से मैं V2 निकाल सकता हूँ। 6 वेरिएबल नहीं रहे, 4 ही वेरिएबल रहे। इसीलिए क्वेश्चन में कोई एक पैरामीटर मिसिंग होता है ताकि आप यहाँ से वो मिसिंग पैरामीटर फाइंड आउट कर सको। एग्जामिनर जानबूझ के नहीं देता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये निकाला जा सकता है, इसलिए एग्जामिनर जानबूझ के हमें वो डेटा नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अब आपको सर इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। अब इरिवर्सिबल में क्या चेंज आएगा, डी इक्वल्स टू डब्ल्यू तो यहाँ पर भी लगेगा, डी इक्वल्स टू डब्ल्यू तो यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है वर्क डन को मैंने लिखा पी एक्सटर्नल डीवी, और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब पिस्टन मूव करता है पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब पिस्टन मूव करता है बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो इंडिकेशन से बाहर आ गया। अंदर के बराबर नहीं होगा, अंदर का कुछ होगा, अंदर का तो चेंज करेगा, बाहर का कांस्टेंट रहता है, ये बाहर आ गया। एनसीवी को एनसीवी कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन t2 t1, dv का इंटीग्रेशन v2 v1। अब मैं चाहूं तो इस आइडियल केस के लिए v2 को क्या लिख सकता हूं, nr t2 p2, v1 को nr t1 p1, ये पुट कर दो। यहां पर भी देखोगे वैसे फॉर्मूला बढ़ा दिखता है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं वेरिएबल यहां पर भी 4 है, t1 t2 p1 p2। हाँ यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो पी एक्सटर्नल है वो पी2 के बराबर हो जाएगा, ये पहले भी एक चीज आ चुकी है, पी एक्सटर्नल पी2 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में अगर पी2 देखा वही पी एक्सटर्नल, या पी एक्सटर्नल देखा वही पी2 है, तो यहाँ से टी2 निकालेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहाँ से टी2 निकालोगे। मान लो कोई क्वेश्चन आता है पी1 देखा, पी2 देखा, टी1 देखा, तो पहले टी2 निकालना पड़ेगा। एडियाबैटिक रिवर्सिबल में टी2 लगाएगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में लगाएगा। अच्छा ये दोनों में फाइनल टेंपरेचर अलग अलग क्यों आएंगे उसका भी लॉजिक देता हूं। आपको पता है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल में वर्क डन अलग होगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में वर्क डन अलग होगा, वर्क डन अलग अलग है तो एनसीवी डेल्टा टी से डेल्टा टी अलग होगा, तो फाइनल टेंपरेचर भी अलग होगा। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग है। पॉलीट्रॉपिक बेटा आएगा तब देखना, मत दिमाग लगाओ गौरव द्विवेदी जी, जब मैं बता रहा हूँ वही चीज सुनो, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये दो फॉर्मूले, चलिए अब मैं पहले इन पर क्वेश्चन दे देता हूँ। अब मैं इन पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिखिए।
कैलकुलेट वर्क डन फॉर 1 मोल। अब यहाँ पर बहुत सारी पुरानी और भी चीजें यूज होगी। 1 मोल नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस, क्योंकि क्वेश्चन में गामा सीवी सीपी नहीं दे रखा है, ये अब आपको निकालना पड़ेगा। गामा निकालने के लिए सीवी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, तब जाके गामा आएगा। अब गामा के सीपी सीवी कैसे निकलते हैं पता होना चाहिए। मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक तो लीनियर है या नॉन लीनियर है ये पता होना चाहिए। अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम 16 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन टू 1 एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पर ये गायब है। फाइनल टेंपरेचर नहीं दे रखा, P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, P2 दे रखा है, T2 नहीं दे रखा है। और पूछा गया कि वर्क डन बताओ। वर्क डन निकालना है, प्रोसेस रिवर्सिबली कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, इरिवर्सिबली कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन करने से पहले T2 निकालो। जब तक T2 नहीं निकलेगा वर्क डन नहीं निकलेगा। तो पहला काम T2 निकालो। अब T2 निकालने के लिए रिवर्सिबल में तरीका अलग है, इरिवर्सिबल का अलग है। फिर एक्सपेंशन अपना दिमाग लगा के खुद सोचना क्या करना है। तो जब T2 आ जाएगा फिर वर्क डन का फॉर्मूला वही है, एनसीवी डेल्टा टी। वर्क डन का फॉर्मूला वही है, एनसीवी डेल्टा टी, लेकिन पहले T2 निकालो। अब T2 आप निकालिए। रिवर्सिबल का पीवी की जो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है वो देखना पड़ेगा। रिवर्सिबल में कैसे कौन सी इक्वेशन यूज होगी, इरिवर्सिबल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला जस्ट अभी लिखवा चुका हूं, वही फॉर्मूले यूज होंगे। T2 कितना आ रहा है, T2 फर्स्ट पार्ट में T2 बताओ, फर्स्ट पार्ट का फाइनल टेंपरेचर। T2 की वैल्यू बताओ, यहाँ T2। अच्छा ये बताओ T2 से पहले गामा कितना आ रहा है, गामा। व्हाट अबाउट गामा, पीवी, सीपी और गामा की वैल्यू भी बताओ। मोनो एटॉमिक, सॉरी ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, सीवी 3R, सीपी 4R, गामा 4/3। T2 यस, रिवर्सिबल में T2 की वैल्यू 150 केल्विन आनी है। एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन देखो प्रेशर 16 टाइम्स कम हुआ है, टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ है। प्रेशर आधा ही हुआ है बट टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर आधा ही हुआ है, प्रेशर 16 टाइम्स कम हुआ है। कम होना चाहिए। हो सकता है आप में से किसी की कैलकुलेशन गड़बड़ होने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा हो, बट एक्सपांशन है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब उससे आप वर्क डन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी थोड़ी अप्रोच बता देता हूँ। ये तो हो गया गामा 4/3 सीपी अपॉन सीवी मोनो सॉरी ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए। अब डेफिनेटली यहाँ पर T2 निकालना है, P1 P2 दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा वाला। लेकिन बहुत सारी जनता क्या करती है, यहीं पर ऐसे ही वैल्यूज पुट कर देती है। प्रेशर P1 है 16, P2 है 1, यहाँ पर भी डेटा मत पुट करो, पहले इसको और रीअरेंज करो। कैसे, सारी पावर जो डेटा पता है उस पर शिफ्ट करो। अब मुझे P1 P2 पता तो सारी पावर P1 P2 पर शिफ्ट करो। तो इसको मैंने ऐसे लिखा T2 अपॉन T1, P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ, अब वैल्यूज पुट करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर T1 की वैल्यू 300 की पावर गामा, 300 की पावर गामा थोड़ी सॉल्व करूंगा, तो सारी मैंने शिफ्ट कर दी यहाँ पर। अब P1 16 ऐसे यहाँ इस तरह से अरेंज करके वैल्यूज पुट करना है, ध्यान रखना। 16 अपॉन 1 गामा की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाती है -1/4। यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, बहुत ढंग से करना, पता ही नहीं चलता जनता को क्या कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, प्लस का माइनस लिख देते हैं, बहुत केयरफुली करना है। 16 की पावर -1/4 तो ये 1/16 की पावर 1/4, 1/16 क्या होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 1 डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना 1/2 की पावर 4 डिनोमिनेटर उसकी पावर 1/4 तो ये 1/2 आ गया। तो T2 150 केल्विन। ये थोड़ी स्टेप्स ध्यान रखना, फिर 4-5 क्वेश्चन करोगे अपने आप फ्लो आ जाता है। 4-5 क्वेश्चन करके अपने आप स्पीड आ जाएगी, बिना उसकी स्पीड नहीं आएगी। हाँ बस थोड़ा ध्यान रखो, गलतियां क्या हो सकती है, बार-बार उन गलतियों को नोटिस करो। अगर आप कर रहे हो तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखो, या लिखते वक्त प्रेजेंटेशन, यानी बहुत सारा जनता क्या करती है, एक लाइन इधर लिखती है, एक लाइन यहाँ लिख देती है, फिर तीसरी लाइन यहाँ लिख देती है। एक सीक्वेंस में लिखो हर एक चीज को, सीक्वेंस में लिखो, गैप बराबर छोड़ो, गैप होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो वो दिखना चाहिए क्या लिख रहा हूँ, वर्ड्स नंबर्स क्लियर होना चाहिए, प्लस माइनस क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पावर में इतनी छोटी जनता पता नहीं कुछ भी लिख देती है, ये नहीं पता चलता ये पावर में है या मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है, पता ही नहीं चला पावर है क्या है, 1 है 7 है वो भी नहीं पता। बहुत सारी जनता 4 1 और 7 को ऐसे लिखती, 9 को पता नहीं कैसे लिख देते। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी होगी। और मैं बता दूं बहुत सारी जनता ऐसी एग्जाम में गलतियां करती है, बाहर आकर और मेरी कैलकुलेशन मल्टी। अभी मैं कह रहा हूं ना ढंग से लिखो, साफ सुथरा लिखो। जहां कैलकुलेशन ज्यादा, इस तरह की कैलकुलेशन को बहुत ढंग से लिखो, दिखना चाहिए डिफरेंस, साफ साफ नंबर्स दिखने चाहिए। तो चलिए वर्क डन इक्वल्स टू -450 आर। सेकंड पार्ट के लिए अब वापस से टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे, हद हो गई भैया, ये वॉल्यूम कहां से कांस्टेंट हो गया है? रे भगवान रे, क्या बोलूं, खून जला दो तुम है। चलिए वर्क डन सेकंड पार्ट के लिए अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इरिवर्सिबल वाला। इरिवर्सिबल वाला, उसमें यहां तो डेटा बड़ा अच्छा, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। ये देखिए फॉर्मूला सामने है, यहाँ पर ये माइनस साइन बहुत बार जनता भूल जाती है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस माइनस पर हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं तो ये माइनस कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता और आंसर पूरा गलत हो जाता है। एनसीवी T2 - T1 - P एक्सटर्नल NR T2 अपॉन P2 - NR T1 अपॉन P1। एनआर और सीवी को मैं लिखूंगा 3R, तो देखो 3R एनआर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इसलिए यहाँ क्या बचा 3, तो ये एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ केवल ये T2 - T1 P एक्सटर्नल जो गैस का फाइनल प्रेशर है वही P एक्सटर्नल है, P2 और P एक्सटर्नल 1 1, इनिशियल प्रेशर 16, ये 16 हमने पुट कर दिया 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व करना है, वैसे एक्जैक्टली ये वैल्यू आती है 229.68, बट रफली थोड़ी अभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 230 मान लो, 230 मान के वर्क डन के लिए सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और अब आ जाता है थर्ड पार्ट, फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन में भी पहले एक आप कह सकते हो फ्री एक्सपांशन में तो वैसे वर्क 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, वर्क 0 होता है। लेकिन फ्री एक्सपांशन में अगर मैं आपसे कहूं T2 निकालो, तो फिर T2 कैसे निकालोगे? पहले तो ये सोचिए फ्री एक्सपांशन रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? फ्री एक्सपांशन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल तो फ्री एक्सपांशन है, बाहर का प्रेशर 0 है, अंदर का तो 0 नहीं है, तो फ्री एक्सपांशन में अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं है। यहाँ प्रेशर 0, अंदर का प्रेशर तो कुछ ना कुछ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगेगा, इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया? 0, पी एक्सटर्नल 0 हो गया, राइट हैंड साइड 0, तो T1 इक्वल्स टू T2 यानी टेंपरेचर 300 केल्विन आ गया। इसको आप दूसरे एंगल से ऐसे भी बोल सकते हो, और वर्क टेंपरेचर सेम है तो एनसीवी डेल्टा टी से वर्क डन भी 0, वर्क डन भी 0। अब आप चाहो तो दूसरे एंगल से भी बोल सकते हो, तो फ्री एक्सपांशन है W0, एडियाबैटिक प्रोसेस है Q0, तो डेल्टा U भी 0, डेंसिटी डेल्टा टी से डेल्टा टी भी 0 यानी टेंपरेचर कांस्टेंट। तो मल्टीपल वे है जिसमें आप आंसर बता सकते हो, पर ये ध्यान रखना फ्री एक्सपांशन इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, ऐसे भी कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना फ्री एक्सपांशन है Q भी 0, W भी 0, क्योंकि एडियाबैटिक है, ध्यान रखना एडियाबैटिक है, तो इसलिए ये दोनों भी 0 है और Q भी 0 है, यानी सारे पैरामीटर 0 है। समझ में आ गई मेरी बात? तो चलिए आज 12 बज गए हैं, यहीं तक हम मरेंगे। होमवर्क की बात करें तो होमवर्क लास्ट क्लास में आइसोथर्मल वाला दे दिया था, DPP5 DPP6। अब आज आपको करना है DPP7। ये बहुत अच्छी तरह से करना। एडियाबैटिक ज्यादातर जनता की प्रॉब्लम रहती है, सॉरी एडियाबैटिक 7 और 8 दोनों ही दे रहा हूँ आपको, 7 और 8 दोनों ही दे रहा हूँ। 7 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आइसोकोरिक आइसोबारिक पर है, जल्दी हो जाएगी। 8 में टाइम लगेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, पहले भी बताया हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस मेथड कैसे पता चलेगा कि वो रिवर्सिबल हो रहा है या इरिवर्सिबल हो रहा है? तो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, या फिर एक और चीज़ बता दूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टम का तो चेंज हो रहा है और बाहर का कांस्टेंट है, इसका सिस्टम का और बाहर का बराबर नहीं है, सिस्टम और बाहर का बराबर नहीं है, दैट मींस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। समझ? चौधरी जी का कहना सर एक्सरसाइज 2 में से भी सिलेक्टेड, बेटा एक्सरसाइज 2 इज कंप्लीटली सिलेक्टेड। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो फालतू हो, तो तुम करो अभी, क्योंकि टाइम कम है। मैं तो डिस्कस सीरियसली नहीं करूंगा, कर सकता हूं जनरल की बात करूंगा। अभी हम फोकस केवल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 और जेई एडवांस पर करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी होती है, ये बहुत सारा होमवर्क है, ये करना ही मुश्किल काम होता है। बट किसी के पास टाइम है, किसी ने पहले अच्छी तरह से पढ़ रखा है, तो वो कर सकता है। आप अपने लेवल पर करो, डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी नहीं है, नहीं तुम आपको देख सकते थे। चलिए, तो ये होमवर्क करिए DPP7 DPP8 थर्मोडायनामिक्स में, थोड़ा स्पीड से करेंगे, थोड़ा और जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी से हमें कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है जी, बट ऐसा नहीं कि जल्दी में करना है तो हमें घास काटनी है, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो जेई में फर्स्ट रैंक लाता है उसके नोट्स देख लेना, अगर कहीं से मिले तो, कहीं से हो सके। वैसे ये नोट्स को पढ़ के बहुत सारी जनता 1 2 3 ला चुकी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, वो भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ रहा है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इससे कम होगा, इससे 1% ज़्यादा नहीं होगा, इससे 10% कम हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो कंटेंट यही है, तुम्हें ढंग से पढ़ना है, कोई हम कमी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूँ, यार ये नहीं पढ़ूँ, ये नहीं पढ़ूँ, सब पढ़ा रहा हूँ आपको। हर एक चीज़ जो सिलेबस में वो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो रहा है तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है, अधूरा नहीं कर रहे हैं। होमवर्क हो रहा है, होमवर्क का डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि चैप्टर खत्म नहीं करना, चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से करना है। हाँ, चैप्टर करें, एक्सरसाइज 1 कर लोगे तो देखो जेईई मेंस आपकी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। एक्सरसाइज 1 करने वाले एक्सरसाइज 3 कर ली तो डेफिनेटली जेईई मेंस में आप बहुत अच्छा करोगे, इवन जेईई एडवांस में भी अच्छा कर पाओगे, केवल एक्सरसाइज 1 के बेसिस पे। बट एक्सरसाइज 1 के बाद अगर आपने जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लिया ना, तो मैं गारंटी करता हूं फिजिकल में आप एग्जाम में 60% से ज्यादा स्कोर करोगे। एडवांस की बात करूं, अगर जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लिया तो आप 60% से ज्यादा सॉल्व करोगे। तो ये होमवर्क अच्छी तरह से करते रहो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।